आप सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और ख़ासकर आपको दिखा रहा हूँ मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। CUET का रिज़ल्ट आ चुका है। आपकी मेहनत किस रूप में एक फॉर्मेट ले ताकि आप एडमिशन में जिन भी चीज़ों को सोचते हैं कि कई ऐसी चीज़ें जो आप नहीं जानते हैं, उसी के लिए हम आपसे मिलाने जा रहे हैं वैसे व्यक्तित्व से जो एक अच्छा खासा काम कर चुके हैं। नमस्ते बंधु। नमस्कार। कुछ बताइए अपने बारे में पहले। ये बड़ा एक खूबसूरत सा एक आर्ट्स फैकल्टी का जो लुक है उसी को निहार रहा था, क्योंकि पिछले 5 सालों से मेरा कुछ इधर ही पूरा जीवन रहा है। मुझे लग रहा है शायद मैं पहली बार अपना इस तरीके से एक टॉक दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी बातों को रख पाऊंगा आप लोगों के बीच में। एक बड़ा फेमस मेरा टैगलाइन है सर, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँगा। बताएं। क्योंकि ये वीडियो शायद उन लोगों के बीच में जाएगा जो थोड़ा मेरे वीडियोस देखते रहते होंगे। हाँ। तो एक पहचान बन जाएगी कि हाँ वही है। नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आप का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निर्दर्शन और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ सर के चैनल पे भूमि हाँ, भूमि है चैनल BHUMI के नाम से। तो सर के चैनल को आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि BHU के लिए बेसिकली हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो IMS हो, चाहे IIT हो, चाहे BHU हो। वैसे BHU के अंदर तो सब आ जाता है, लेकिन हम लोग हर कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बता रहे हैं कि आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ जी। अच्छा, पहला सवाल कि 10th +2 के बाद जो बच्चे, चूंकि आज इस बार लेट हो गया CUET का रिजल्ट आने में, तो मुझे बताइए कि पहला स्टेप, कुछ स्टेप्स बताइए उन बच्चों के लिए जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, खासकर BHU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अच्छी हैं उनके लिए। पहले तो 2 साल पीछे अगर हम लोग जाके देखें तो यूनिवर्सिटी जब अपना खुद का एप्लीकेशन फॉर्म निकालती थी, बच्चा जो है वहाँ उनके पोर्टल पे जाके फॉर्म भरता था और फिर उसका एंट्रेंस होता, जो कि यूनिवर्सिटीज़ खुद कराती थी या किसी एजेंसीज को बेसिकली हायर कर लेती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है और हमारे MJ कुमार जी को UGC का चेयरमैन बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन लिया गया, जिसमें एक CUET डिसीजन में आया कि चलो अब CUET के माध्यम से हम लोग जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ या ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो भी उसमें आ सके, सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे ला के रखा जाए और एक ही पेपर पेन CBT मोड में पेपर करा के उनका मेरिट दिया जाए और वो देश के किसी विश्वविद्यालय में जाना चाहें तो उसमें वो लोग एडमिशन ले सकें। तो बेसिकली CUET अभी के लिए BHU, DU, JMI, JNU जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एडमिशन लेने के लिए CUET प्लेटफॉर्म आ चुका है। तो इस प्लेटफॉर्म पर मतलब जैसे पहली प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की होती है ना? हाँ जी। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसमें क्या क्या बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रजिस्ट्रेशन 2 बार होता है। एक तो CUET के प्लेटफॉर्म पे हुआ, यानी कि आप NTA की वेबसाइट पे जाके किए और एग्ज़ाम के लिए अपना जो आपका सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होना था। फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे लेते हो तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बेसिकली, ये भी अपने पोर्टल पे, ऑफिशियल पोर्टल बनता है इनका, और उस पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लाइक यू आर शोइंग टू इंटरेस्ट कि हम आपके एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरा कुछ इतना मार्क्स आया हुआ है। तो CUET ने भी एक बॉडी कंडक्ट की है एग्जामिनेशन के लिए, वो है NTA। अब NTA को भला कौन नहीं जानता है, बहुत सारा विवादों में भी रहता है। और तो CUET हो गया, कंडक्टिंग बॉडी NTA हो गया, और ये पूरा सब कुछ हो जाने के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप कहाँ जाते हो, आप यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पर जाते हो, अपना इंटरेस्ट शो करते हो कि हाँ मेरा मार्क्स इतना है और मैं एलिजिबल हूँ इस कोर्स के लिए, तो मुझे आप एडमिशन दो। तो एक प्रोसीजर है। तो एक रजिस्ट्रेशन की मतलब इस बार का रजिस्ट्रेशन का भी लास्ट डेट 5 अगस्त रखा हुआ है ना? देखिए, CUET में UG PG है। ओके। तो PG ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हाँ। अभी UG का अगर मैं वीडियो UG बच्चों को ज्यादा फोकस करूं तो उनका BHU में गोइंग ऑन है, DU में गोइंग ऑन है, JNU भी आने वाला है, इलाहाबाद गोइंग ऑन है, JMI आने वाला है। तो सभी को निर्देश आप ये देंगे कि पर्टिकुलरली अपडेटेड रहो। हाँ, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे अपडेटेड रहो। हाँ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रक्रिया क्या होती है? रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रक्रिया होती है, जैसे कि अब मैं एक यूनिवर्सिटी को एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, नहीं तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं BHU को ले लेता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय में आना भी चाहते हैं। तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ BA LLB का। तो BA LLB की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, जनरल टेस्ट, लीगल और एक लैंग्वेज। और
अब इस एग्जाम को जो भी बच्चा दिया है यूजी लेवल पे, जो भी इस एग्जाम को कंडक्ट किया हुआ है, उसके एडमिट कार्ड पे ये एग्जाम थे, वो जाके दिया, उसका मार्क्स आया, फाइनली उसके पास है, तो अब वो बीएचयू में बीएलएलबी के लिए एलिजिबल है और वो अपना फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब मेरिट बनेगी तो इस मार्क्स को थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया जाता है, और वो कैसे, लैंग्वेज को हाफ कर दिया जाएगा, लीगल को पूरा और जनरल टेस्ट को पूरा, यानी जीटी को पूरा। तो आप सपोज कि लैंग्वेज या हिंदी या इंग्लिश जो भी है, आप कितना पाए हो 180, तो कंसीडर कितना किया जाएगा, उसका हाफ कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो 90 मार्क्स हो जाएगा। तो 90 मार्क्स वो, बाकी आप लीगल के मार्क्स को ऐड करोगे, जनरल टेस्ट का। इसी तरीके से आप अगर बीए की बात करते हो तो यहाँ पे भी लैंग्वेज का हाफ कर दोगे, जीटी को पूरा कर दोगे। इसी तरीके से बीए में भी हाफ होता है लैंग्वेज का? बीए में भी लैंग्वेज का हाफ होता है। इस बार से क्या? नहीं, ये लास्ट ईयर भी था। इस बार भी है, बुलेटिन में दिया हुआ। बीएससी के लिए? बीएससी के लिए तो बेसिकली अब बीएससी यहाँ पे 3 है, बायो का भी है, मैथ का भी है और एग्रीकल्चर का भी है। तो बीएससी के लिए क्या है, मान लीजिए मैं मैथ का एग्जांपल देता हूँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर बायो रहेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एग्रीकल्चर रहेगा तो केमिस्ट्री फिजिक्स कंपलसरी है, लेकिन एग्रीकल्चर, बायो और मैथ, ये तीनों में कोई एक आपका जरूर होना चाहिए, और साथ में एक जनरल टेस्ट भी होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, बाकी बीएससी मैथ और बायो के लिए नहीं। अच्छा, मतलब साइंस के लिए उनमें से कोई हाफ नहीं होता नंबर? नहीं, वहाँ पे हाफ नहीं होता है, वहाँ पे फुल्ली कंसिडर किया जाएगा जितने आपका मार्क्स आया हुआ है। बीकॉम के रिगार्ड में वही बीकॉम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, उनका बुक कीपिंग है, बच्चे जो दिए होंगे उनको बेसिकली नॉलेज होगा, उसमें जनरल टेस्ट है, उसमें भी लैंग्वेज है। रजिस्ट्रेशन के बाद ठीक है, इस फॉर्मेट पे उनकी लिस्ट निकलेगी। हाँ, अब जैसे मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ बीएलएलबी वाले एग्जाम्पल को लेके। अब सपोज कि लाखों बच्चों ने बीएलएलबी के लिए एग्जाम दिया होगा, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। अब मैं बीएचयू का अगर ले लूं तो बीएचयू में सपोज की फॉर्म आ जाता है टोटल 30,000 बीएलएलबी के लिए आ जाता है। सीट कितनी है, अप्रोक्स 72। अब 30,000 फॉर्म आ गया, तो वो पूरे 30,000 बच्चों को एक तरह से लाइन में खड़ा कर दिया गया, एक एक्सेल सीट पे लगा दिया गया, ऊपर से उनके मेरिट के अकॉर्डिंग उन्हें सीट अलॉट किया जाएगा। ऑलमोस्ट जितनी सीटें होती हैं उसके 3 टाइम्स लोगों को फर्स्ट टाइम कॉल करते ना। एक्चुअली अब तो प्रोसीजर चेंज हो चुका है टोटली, क्योंकि अब यहाँ पे जिस तरीके से सीयूटी ने अपना एक एग्जामिनेशन के लिए कंडक्टिंग बॉडी किसको हायर किया, एनटीए को, उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज ने भी क्या किया, सब कुछ ठेकेदारी जैसा हो चुका है। तो अब इन्होंने भी अपनी काउंसलिंग के लिए कंडक्टिंग बॉडी हायर कर लिया, और वो किसको किया, सामर्थ्य को। तो बेसिकली अब ये जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ऑलमोस्ट सभी की जो काउंसलिंग है वो कौन कर रहा है, तो सामर्थ्य कर रहा है। तो सामर्थ्य पोर्टल से, सामर्थ्य पोर्टल जो है बेसिकली सामर्थ्य कंडक्टिंग बॉडी है, काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है, जो कि जो कि पूरी चीजों को, जो इसके टेक्निकल चीजें हैं वो हैंडल कर रहा है, और यहाँ के सीएसी के हेल्प से, यानी कि जो यहाँ की एडमिशन कमेटी है, इसके हेल्प से सामर्थ्य जो है पूरा काम कर रहा है। तो क्या पहले सामर्थ्य पे लोग रजिस्ट्रेशन करें, देन आफ्टर यहाँ का रजिस्ट्रेशन? एक्चुअली ये बात बच्चों को मैं बोलूंगा, बच्चे कंफ्यूज आएंगे। बेसिकली क्या है ना कि पोर्टल को लेके आप लोग कंफ्यूज मत हो। बेसिकली मैं चाहूंगा कि आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज इट इज वो लिंक डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं इस तरीके से अलग अलग बताऊंगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब उस लिंक के थ्रू ही वो जो है अप्रोच कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे कि उन्हें कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, अब मुझे बताइए कि ठीक है, काउंसलिंग प्रोसीजर जब काउंसलिंग चलने लगती है, हाँ जी, तो वहाँ पर कुछ बच्चों से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। हाँ जी, तो माइन्यूट चीजें जिस पे उनको ध्यान देने की जरूरत है, 2-4 पॉइंट। हाँ, मैं चाहता हूँ कि फॉर्म भरते वक्त अगर आप गलती ना करना चाहो तो सबसे पहले तो अपना सिग्नेचर और फोटो अच्छा अपलोड करो। कई सारे बच्चे जो होते हैं वो अपना फोटो और सिग्नेचर भी ठीक से नहीं अपलोड करते हैं, तो फोटो अपना बढ़िया अपलोड करो। एक फोटो बढ़िया सा जाके स्टूडियो में अपना क्लिक करवाओ, और कम से कम 20-25 कॉपी रख लो, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन के बाद भी डोजियर एंटी रैगिंग में फोटो लगता है। ये हो गया। सिग्नेचर आप ब्लैक पेन से खूब बढ़िया सा बनाओ, खूब अच्छा सा फोटो क्लिक करो, स्कैन करो, फिर अपलोड करो। ये बेसिक चीजें रहेंगी। उसके बाद अपना जो भी 10th 12th अपलोड कर रहे हो उसको प्रॉपर वे में आप पिक क्लिक करके अपलोड करो। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है फॉर्म में, जो ध्यान देने वाली बात है कि अपनी बेसिक डिटेल में गलतियां मत करो, क्योंकि जब करेक्शन विंडो आता है तो आपको बेसिक करेक्शन ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं। बेसिकली कोर्स एडिशन ही टारगेट होता है यूनिवर्सिटीज, जो कि आपको करेक्शन विंडो में देता है। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे ये जरूर ध्यान दें सर कि वो अपने फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरें। इवन हम लोग अपने यहाँ खुद काउंसलिंग वाला करके, क्योंकि बच्चे इतनी गलतियां कर देते हैं, ऑलमोस्ट मैं हर साल कम से कम 20,000 लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूँ, 20,000 लोगों की काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो 100-150 बच्चे जो होते हैं
वो बहुत अच्छे मार्क्स ला के भी अपने छोटी गलती की वजह से या किसी साइड वाली गलती की वजह से वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज फॉर्म में गलती ना करें, क्योंकि आपने 6-7 महीने मेहनत करी है, पैसे लगाए हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो आपका सपना बेवजह टूट जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज फॉर्म आप बहुत ही कायदे से भरें। ओके। हाँ जी सर। जब कई बार ऐसा होता है कि लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं साइबर वाले पे, हाँ तो एट द लास्ट मोमेंट फीस और तमाम चीज़ें भी उसी से कराते हैं। हाँ जी। तो ये कितना वायबल है, क्योंकि अगर इन केस कोर्सेज अगर चेंज होते हैं तो रिटर्निंग जो पैसा होता है वो पर्टिकुलरली उस कैफ़े के ही अकाउंट में जाता होगा। देखिए सर, एक्चुअली ना जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, अपने वीडियोस में जो मैं अपने चैनल पे डालता हूँ, तो मैं इस बात को बच्चों को बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि एकदम स्टार्टिंग से ही हर छोटी चीजों को ध्यान में रखो। जैसे मैंने फोटो सिग्नेचर, कोई नहीं बोलेगा इसको ध्यान देने वाली बात है, लेकिन ये गलती करते हैं बच्चे। मैंने हाल ही में एक बच्चे का फॉर्म देखा, उसने पूरा फुल फोटो डाल रखा है। वो तो थैंक गॉड कि एग्जामिनेशन सेंटर पे उसका एक फिर से फोटो लेके उन्होंने चस्पा करके फिर उसको अटेस्टेड करके कंसिडर कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज जो आपने बोला कि साइबर, तो अभी फॉर्म में इतनी सारी टेक्निकल चीजें हो चुकी हैं कि मेरा मानना है कि साइबर वाला भी एक्सपर्ट होगा तभी आपका फॉर्म भर पाएगा। क्योंकि यूजी लेवल पे जैसे बीएचयू में ऑनर्स चलता है, अब उसे नहीं पता है कि ऑनर्स का चूज कैसे करना है, उसे ये भी नहीं पता है कि आपके एम के अकॉर्डिंग कौन सब्जेक्ट। जैसे मैं जब बच्चों को काउंसलिंग करता हूं तो मेरा मानना है कि बच्चे, क्योंकि यहाँ पे चलता है प्रेफरेंस, आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस अगर ठीक से नहीं भरते हो तो आप अच्छे मार्क्स ला के भी एडमिशन नहीं लोगे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप प्रेफरेंस सही से भर दिए तो कम मार्क्स ला के भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका काउंसलिंग एक्सपर्ट है, आपका काउंसलर एक्सपर्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बातें जरूर बताएगा कि बेटा आपका एम क्या है। अगर आपका यूपीएससी एम है तो आपको बताएगा कि यूपीएससी के लिए आप अगर बीएससी में जा रहे हो तो ये रखो, बीए में जा रहे हो तो ये रखो, बीएलएलबी में जा रहे हो तो ये रखो। अगर आप टीचिंग में यानी आप आगे चल के पीएचडी करना चाहते हो तो आपको बताएगा कि ये प्रेफरेंस रखो आप। अगर आप बोलते हो कि नहीं हमें वनडे एग्जाम में जाना है, या आगे चल के जस्ट आपको प्राइमरी स्कूल में टीचिंग या बिहार में जैसे सब टीचिंग उचिंग का आया, आपको इन सब में जाना है, तो बताएगा कि आप ये प्रेफरेंस रखो। तो बेसिकली बच्चों से बात करके उनके एक्सपर्टीज को जानो, उनका एम क्या है उसको जानो, और उसके बाद बेसिकली मैं चाहूंगा कि बच्चे जो हैं अपना वो काउंसलिंग करवाएं, अपना फॉर्म भरें। मतलब एक तरीके से जहां तक आपके पेमेंट की बात सर एक बार क्लियर करना चाहूंगा, तो फॉर्म में अकाउंट डिटेल मांगे जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब यूनिवर्सिटीज, अब वो बहुत बात की बात होती है कि यूनिवर्सिटीज में आप पैसा रिफंड करवा रहे हो, तो यूनिवर्सिटीज का रिफंड की पॉलिसी बदलती भी रहती है और बड़ा पेचीदा है। समटाइम्स यूनिवर्सिटी क्या करती है कि लास्ट में क्लेम फॉर्म ला देती है। अब व्हाटएवर आपने कहीं भी दुनिया के कोने से पेमेंट करवाया है, पेमेंट वहां नहीं जाएगा, आप क्लेम फॉर्म भरो, उसमें जो अकाउंट डिटेल दोगे उसमें पेमेंट जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपने विथड्रॉल ऑप्शन क्लिक कर दिया है तो सेम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और समटाइम्स क्या होता है कि फॉर्म में जो अकाउंट डिटेल दिया हुआ है वो उसी के थ्रू आपका पेमेंट रिटर्न हो जाएगा। तो वो बड़ा पेचीदा मामला है, वो एक तरह से उसको बोलते हैं लेटेस्ट अपडेट वाली जब वीडियोस आएगी तो वहां से कंसीडर हो पाएगा फाइनली कि हाँ भाई आगे का प्रोसीजर फी रिफंड पॉलिसी जो है वो कैसे वर्क करेगी। अच्छा, ये तो आपने बताया। और मूलतः बच्चे जब यहाँ आए और एडमिशन लें, एडमिशन लेने के बाद मतलब एज ए सीनियर जूनियरों को क्या कहोगे कि किन किन चीज़ों पे ध्यान रखें, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक ऑल इन एवरेज कई यूनिवर्सिटी की तुलना में कई अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। बच्चे उन फैसिलिटीज़ को एक तरीके से कई कारणों से, ठीक है, नज़रअंदाज हो जाता है कि मुझे ये मिला नहीं मिला, ठीक है। देखिए सर मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट कर दिया, समझ गया इसलिए इंटरप्ट कर दिया। तो 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं। एक तो है जो कि ऑलरेडी बहुत फोकस्ड हैं, जैसे कि हाल ही में मेरी एक बैचमेट थी जो हाल ही में बीपीएससी के फर्स्ट रैंक में आई हैं। आई थिंक उनका नाम है शिवांगी मेहता, शुभांगी या शिवांगी मेहता, मैं बहुत क्लोज नहीं रहा हूँ, मेरी बैचमेट थी, बस इतना पता है। और बाद में उनका फिर यूपीएससी में भी निकल गया, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए। तो एक तो वो फोकस स्टूडेंट होते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट्स को आपको कोर्स मिल गया, सब्जेक्ट्स मिल गया और आप बहुत डेडिकेटेड हो, आप किसी भी करिकुलर एक्टिविटीज में दिखाई ही नहीं दोगे, कहीं धरने में नहीं दिखाई दोगे, कहीं किसी एक्टिविटी में नहीं दिखाई दोगे, आप फोकस्ड हो, आप वही करने वाले हो। जो दूसरा स्टूडेंट होता है वो मेरे जैसा होता है, वो बीएचयू के पूरे फैसिलिटीज को यूटिलाइज करेगा, वो स्विमिंग पूल तक जाएगा, मैं बीएचयू का स्विमिंग पूल यूज किया, वो एनएसएस ज्वाइन करेगा, मैंने ज्वाइन किया, वो एनसीसी ज्वाइन करेगा, मैंने ज्वाइन किया। मतलब वो एक ऐसा काम नहीं है बीएचयू का, मेडिकल फैसिलिटी से लेके ए टू जेड फैसिलिटीज यूज करेगा। इवन आज भी मैं बीएचयू का वाईफाई यूज कर रहा हूँ, तो आप समझ लो कि मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोस बिरला हॉस्टल से बनाए, लगभग 80 से ज्यादा वीडियोस। इवन मेरे चैनल का सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट ग्रोथ मिला था
लगभग 20,000 से 50,000 की जो ग्रोथ है वो मुझे बिरला हॉस्टल से मिला। मैं एवरी इवनिंग वहाँ पे बैठ के 2 घंटे टॉक विद नीड सेशन किया करता था। तो BHU को वाईफाई का इतना यूटिलाइज मैंने किया। तो मतलब भाई आप प्रोडक्टिव बनो, आप उसका फायदे में यूज करो। कहीं नहीं लिखा था कि आप चैनल के लिए वाईफाई नहीं यूज कर सकते हो, मैंने यूज किया। खास करके वाईफाई तो एक अलग चीज़ है, खास करके BHU का एक बार आप हिस्सा बनते हो तो यहाँ पर गाहे बगाहे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत स्वेच्छा से आपको कई चीज़ों का गाइडेंस दे देते हैं। ऑफ कोर्स, हाँ। ठीक है, जो आप बाहर में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। हाँ जी। तो ये तो खैर बच्चे ध्यान रखें। हाँ, और थर्ड टाइप क्लियर कर देता हूँ सर। हाँ, थर्ड। जो थर्ड टाइप होते हैं वो हैं एक तरह से बहुत ही डायलूट माइंड के स्टूडेंट्स, बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड, मतलब कहीं ना कहीं वो फोकस्ड होते ही नहीं है। हाँ, BHU में आते जरूर है अपने एम को लेके, यानी उस बड़े वाले गेट के अंदर एंट्री लेते हैं तो आप यूँ समझ लो कि उस बड़े वाले गेट के अंदर एंट्री तो लेते हैं अपने एम को लेके। पहला कदम जो होता है वो यही होता है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपना करियर बनाना है। लेकिन जब वो 5 कदम चलते हैं तो छठा कदम उनका डगमगा जाता है और वहीं से वो गलतियां कर बैठते हैं। तो जो लास्ट ये थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, जो तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, मैं चाहूंगा कि देखो या तो आप बन जाओ शिवांगी मेहता की तरह, या तो फिर आप बन जाओ मेरे जैसा, और तीसरा वाला कैटेगरी जो है ना वो आपको करेगा बर्बाद। फिर आप कहीं के नहीं होगे। आप यूं आंकड़ा समझ लो कि अगर 700 बच्चे BA ले रहे हैं और फिर उसमें से बस छठ के 100 बच्चे मास्टर्स में जाते हैं और जो 600 बच्चे बच गए उसमें से मान लो 300 बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए, और उसके बाद भी जो 200-300 बच्चे बच गए वो बच्चे कहाँ जाते हैं भगवान जाने। तो आप समझ लो कि बच्चों के उस 200-300 में ना जाओ। मैं यही बच्चों को गाइड अपने एज अ सीनियर मैं यही बोलूंगा कि अपने एम को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, एक चीज मतलब अभी जो अपकमिंग वाइस चांसलर सर हैं, सुधीर जैन सर, हाँ जी, उन्होंने भी कई वेलनेस प्रोग्राम और तमाम चीजें जो एक्टिवेट किया है, हाँ जी, हाँ, ताकि बच्चे जो हैं खास करके ग्रेजुएशन के बच्चे, उनको थोड़ा सा डायरेक्शन मिले। हाँ जी, उस पर कुछ कहोगे? ऑफ कोर्स कहेंगे। स्कीम नए VC साहब के आने के बाद कुछ स्कीम्स मुझे अच्छे लगे कि स्कॉलरशिप का स्कीम भी है OBC कैटेगरी के लिए, और बाकी कई सारे, जैसे अब एक और मुझे याद आ रहा है, एक और ई पोर्टल पे कोई और उनके कुछ कोर्सेज बने हुए हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। ओवरऑल आप अगर ये जानना चाहते हैं कि जो उनकी स्कीम्स हैं वो बच्चों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूँगा कि आजकल तो यूनिवर्सिटी जो बच्चे नए नए आते हैं, कहीं ना कहीं अब जैसे CUT हो गया है ना, तो देश के हर कोने से बच्चा आ रहा है। राइट। कई सारे मतलब मिक्स माइंड हो जाता है यहाँ पे, तो कई सारे क्लब बना लेते हैं और बड़ा अच्छा क्लब चलता है उनका। जैसे क्विज क्लब चला ले रहे हैं, कई सारे यहाँ पे डांसिंग क्लब चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्लब्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक तो अनऑफिशियल जो क्लब आप चलाते हो, ऑपरेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। और यूनिवर्सिटीज जो आपको इस तरीके से कई सारे प्लेटफॉर्म दे देती है प्रोग्राम करने के लिए, जब यहाँ पे आओगे तो बेसिकली डिपार्टमेंट फैकल्टी वाइज जो चलता रहता है कि हमारे यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम हो रहा है, होता है, सीनियरों से मिलते हैं सब। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि उन सभी प्रोग्राम में बच्चे जो हैं वो जरूर पार्टिसिपेट करें। और आपको बता दें सर कि बच्चे जब आते हैं ना, क्यूरियस होते हैं कि इन सब चीजों को जरूर ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा नहीं है, हाँ वो करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं, बाद में उन्हें लगता है कि यूजलेस है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ जी सर। चलिए, ये बातें हुई, आप कुछ अपनी तरफ से सलाह दें। बेसिकली सर मैं तो चाहूँगा कि हम लोग ऐसे टॉक्स और भी फ्यूचर में करें, क्योंकि मतलब मेरी बातें मैं चाहूँगा कि बच्चों तक बहुत पहुँचे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। इवन आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मैं तो जहाँ तक आपके वीडियोस देखता भी रहता हूँ, और आपकी वीडियोज इसलिए भी अच्छे हो जाते हैं क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट पे कई बार वीडियोज़ बना दिए। जैसे कि अभी तो बारिश हो गई तो थोड़ा ये गिनती नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ तक अभी 2 महीने पीछे चले जाओ, 1.5 महीने पीछे जाओ, 1 महीना पीछे जाओ, तो यूनिवर्सिटी कैसे जल रही थी आपको भी पता है। तो काफी मतलब सजेशन के तौर पे मैं बच्चों को दूंगा, एक यहाँ पे अगर ये वीडियो BHU के प्रोफेसर्स तक जाती है, क्योंकि आपकी वीडियोस BHU प्रोफेसर देखते हैं, ये मैंने क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना आपके वीडियोस के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि अगर स्कॉलर्स माइंड्स इस वीडियो को देख रहा है तो एक कोर्स को चाहूंगा कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए यूनिवर्सिटी में। जैसे कि यहाँ पे कई सारे सॉफ्ट स्किल चलते हैं कोर्सेज में, सॉफ्ट स्किल कोर्सेज चलते, या फिर एंसिलरी सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैं चाहूँगा कि जब बच्चा यहाँ पे आता है तो इन बच्चों को एक इस तरीके का प्रोग्राम चलाया जाए। जब उसका पूरा प्रोस्पेक्टस रेडी होगा तो आप लोग उसमें देख लेना, जो मेन है कोर मैसेज जो मैं देना चाहूँगा कि बच्चा जब यहाँ पे आए तो जैसे आप सॉफ्ट स्किल में योगा चला रहे हो, डांसिंग चला रहे हो, बहुत सारे उसमें रहते हैं, तो आप उसमें एक जोड़ो इन्वायरमेंट का, ठीक है, उसका एक सेपरेट है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन मैं चाहूंगा कि उसको इसमें जोड़ा जाए, हर डिपार्टमेंट में कनेक्ट किया जाए, ताकि लोग एक दूसरे से मतलब
इन्वायरमेंट से मतलब कनेक्टेड। हाँ, बेसिकली जब इसको जोड़ा जाए तो इसमें करना क्या है कि हर एक बच्चा को या 2 या 3 बच्चे के ऊपर एक पौधा जो है वो इस तरीके से रखा जाए कि अगर आप 30 में 30 पाना चाहते हो तो आप नया पौधा लगाओ, 30 में 20 पाना चाहते हो तो आप कोई भी पौधा जो है वो गोद ले लो, अडॉप्ट कर लो, और आप 3 साल तक या 4 साल का जो भी आपका टेन्योर है कोर्स का, तब तक आप उसको आप हमेशा ऑब्जर्व करो, उसका सेवा करो, उसको बढ़ाओ। इससे क्या होगा, बच्चा बड़ा होके जब यहाँ पे आएगा तो हमेशा बहुत ही प्राउड से बोलेगा कि ये पौधा मैंने लगाया है। एक तो ये चीज हो जाएगा। दूसरा कि यूनिवर्सिटी में एक दिन जिस दिन उसकी मार्किंग होनी है, प्रोफेसर अपनी बिल्डिंग से बाहर आए, अपने चैम्बर से बाहर आए और उन पौधों के लिए पूरा चल के ऐसे, हाँ भाई ये प्रशांत का है, ये दिव्या का है, हाँ ये विवेक का है, तो मार्किंग हो रही है। अलग तरीके से अन्योन्याश्रय संबंध भी बनेगा। और ये क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है कई बार NIRF में टॉप रैंकिंग में रही है, और हम लोग जब NIRF की रैंकिंग देखते हैं तो उसमें एक इन्वायरमेंट भी है। राइट। और अच्छी बात ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी यानी BHU इन्वायरमेंट में हमेशा टॉप पे रही है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के पौधे सूख रहे हैं, जिस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है BHU का, तो मैं चाहूंगा कि अगर इस तरीके के स्टार्टअप्स BHU में नहीं लिए जाते हैं तो ये हमारा विश्वविद्यालय बस कहने के लिए रह जाएगा टॉप यूनिवर्सिटी। राइट। क्योंकि मस्ट है कि हम विश्वविद्यालय को हरा भरा रखें। जिन चीजों में हम कम से कम 1 नंबर पे हैं वो हमेशा बना रहे। देखिए, एक टैग है, जब भी धरना होता है, जब हम अपनी बातें रखते हैं तो बच्चे अक्सर कहते हैं कि मालवीय जी की बगिया, तो बगिया मतलब है ही कि ये पेड़ों से, फूलों से लदा हुआ विश्वविद्यालय है, भरा हुआ विश्वविद्यालय है। तो इसका मतलब कि पेड़ के बगैर विश्वविद्यालय की गिनती नहीं है, दीवारों से विश्वविद्यालय नहीं बनता है वहाँ के शैक्षणिक गतिविधियों से, वहाँ के अच्छे सभी को बराबर शिक्षा मिल सके ऐसे पॉलिसीज से, और जो भी पॉलिसीज बनी है वो हर लोगों तक पहुँचाया जाए ऐसे नियम कायदे कानूनों से, और एक अच्छे इन्वायरमेंट से, ऐसे पेड़ पालो फूल पत्तियों से। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो का ये वाला जो हिस्सा है ये मेरे प्रोफेसर्स लोग ज़रूर देखें। मैं बड़ा आदर भी करता हूँ उन लोगों का, उन्हीं के सानिध्य में पढ़ा, उन्हीं लोगों ने गाइड भी किया। कुछ प्रोफेसर मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं सर। अब एक लोग का नाम लूँगा तो बाकी लोग कहाँ रह जाएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अप्रॉक्स 60% प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि बहुत प्रोडक्टिव हैं, बहुत शार्प माइंडेड हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हाँ, लेकिन इसी वीडियो के माध्यम से मैं ऐसा भी कहना चाहूँगा कि कुछ प्रोफेसर ऐसे भी हैं जो चेयर पे बैठ के बस चेयर तोड़ते हैं, बस सैलरी लेते हैं। तो मैं ऐसे प्रोफेसर्स को भी थोड़ा सा एक बार बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप नेतागिरी करने के लिए नहीं बैठे हैं, आप बेसिकली जुड़े हुए हैं शैक्षिक गतिविधियों से। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने को पहचाने, और आपने जो भी इतने सालों में अपना ज्ञान अर्जना किया हुआ है वो लोगों के बीच में दें। बाकी मेरी बात को अन्यथा ना ले, माफ़ी चाहूँगा। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।